यह कहानी है चार दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं की। यह उनकी दोस्ती, प्रेम और कॉलेज के अंतिम दिन के उत्साह की कहानी है। लेकिन यह उससे कहीं अधिक अमावस्या की एक काली रात में एक मनहूस बस यात्रा के दौरान उनके साथ हुई भयानक घटनाओं की दास्तान है। यह दिखाती है कि कैसे दोस्तों के बीच एक हल्की फुल्की बहस उन्हें एक ऐसे वीरान, शापित जंगल की ओर ले जाती है जहां की हवा में राख और दर्द घुला हुआ है, जहां कटी शीर्ष प्रेत, सिर कटी लाश उनका पीछा करता है और जहां उन्हें एक मायावी भुतहा गांव में पनाह मिलती है। एक ऐसी जगह जिसकी मिट्टी में विश्वासघात और क्रूरता का इतिहास दफन है। यह यात्रा जो मौज मस्ती के लिए शुरू हुई थी, जल्दी ही जीवन और मृत्यु के बीच एक भयानक दौड़ में बदल जाती है। यह कहानी आपको अज्ञात के डर और अंधेरी ताकतों के चंगुल से बचने के लिए जूझते हुए मानव मन की अंतिम हद तक ले जाएगी। अर्णव ने अपनी आवाज ऊंची की। यारों, सुनो, आज कॉलेज का आखिरी दिन है। वह उत्साह से भरा हुआ था। क्यों ना हम सब दोस्त मिलकर कोई शानदार टूर प्लान करें? वैसे भी अब तो छुट्टियां लग चुकी थीं। कहीं घूमकर इस आजादी का जश्न मनाना बनता था। अर्णव की गर्लफ्रेंड सायरा, जो हमेशा व्यावहारिक सोच रखती थी, बोली, आइडिया तो अच्छा है अर्णव, जबरदस्त, चलो सब गोवा चलते हैं। विहान, जो हमेशा एडवेंचर की तलाश में रहता था, ने हस्तक्षेप किया। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है अर्णव, पर गोवा नहीं यार, गोवा कई बार हो चुका है। इस बार कुछ अलग करते हैं। चलो कहीं कैंपिंग पड़ाव के लिए चलते हैं। विहान की गर्लफ्रेंड नव्या के चेहरे पर डर की एक हल्की सी परछाई आई। विहान, तुम्हें पता है मुझे ऐसी अंधेरी जगहों से डर लगता है। सायरा ठीक कह रही है यार, गोवा ही है ना? सायरा ने बात को आगे बढ़ाया। गोवा में मजे करेंगे, समंदर किनारे साथ घूमेंगे, हाथ में हाथ डालकर, बेहतरीन फोटोज क्लिक करेंगे, इंस्टा पर डालेंगे, लाइक्स की बार आ जाएगी। पर अर्णव ने विहान का समर्थन किया। यार, गोवा तो कई बार गए हैं, इस बार विहान के कहने पर सब लोग कैंपिंग पर चलते हैं। मैं विहान के प्रस्ताव के साथ हूं, उसने अपने बाकी दोस्तों से पूछा। तो अमन और प्रशांत ने भी कहा, हम दोनों अर्णव और विहान की बात से सहमत हैं, कैंपिंग के लिए ही चलते हैं। अमन की गर्लफ्रेंड ईशा ने आपत्ति जताई। नहीं यार, सायरा सही कह रही है, गोवा ही चलते हैं। और प्रशांत की गर्लफ्रेंड रिद्धि का भी यही कहना था। सायरा बिल्कुल सही है, हम सब गोवा ही जाएंगे। यहां इस बात को लेकर लड़कों और लड़कियों में तीखी बहस होने लगी। अर्णव ने मामले को शांत करने की कोशिश की। ओके ओके, रुक जाओ, अब बहस नहीं, चलो चिट निकालते हैं। उसने प्रस्ताव रखा। चिट में जो भी निकला सबको वह मान्य करना पड़ेगा और वहीं चलना होगा। सायरा ने थोड़ी नाखुशी से सहमति दी। ओके ठीक है अर्णव, हमें मंजूर है। चिट निकाली गई और चिट में कैंपिंग लिखा था। लड़कों ने जोर जोर से चिल्लाकर अपनी खुशी का इजहार किया। न चाहते हुए भी लड़कियों को कैंपिंग के लिए तैयारी करनी पड़ी। सायरा को कुछ गड़बड़ लगी। उसे महसूस हुआ कि यह इतनी आसानी से नहीं हो सकता। वह सारी चिटें निकालती है और देखती है। यह सब लड़कों की शरारत थी। हर एक चिट पर कैंपिंग लिखा था। सायरा ने क्रोधित होकर अर्णव से कहा, अर्णव, यह सब गलत है, तुम लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। अर्णव ने सायरा को प्यार की कस्में देकर और एक मीठी सी मुस्कान के साथ चुप करा दिया। बस एक बार चल के तो देखो, तुम्हें मजा आएगा। अगले दिन सब तैयार होकर ट्रैवलिंग बस का इंतजार कर रहे थे। बस के आते ही अर्णव ने सबसे कहा, चलो चलो, सब अपनी अपनी सीट पकड़ लो। खाने पीने का सामान सब बराबर ले लिया है ना? और मोबाइल फुल चार्ज कर लिए हैं ना? पावर बैंक भी साथ ले लो, टॉर्च इत्यादि और भी जरूरत की चीजें ली हैं ना? सबने एक सुर में कहा, हाँ अर्णव सर। सायरा ने थोड़ा तंज कसते हुए कहा, सब कुछ ले लिया है, बस तुम छूट गए हो। चलो अब जल्दी अंदर आ जाओ, देर हो रही है। अर्णव बोला। अरे यार सायरा, रुको ना यार, विहान कुछ जरूरी चीज लाने गया है, बस आ ही रहा है। सायरा ने संदेह जताया। मैं समझती हूं क्या जरूरी चीज आ रही है। क्या यह सब जरूरी है अर्णव? विहान आता है, उसके हाथ में एक बैग होती है, उसमें बियर के कैन, सिगरेट और कुछ नमकीन के पैकेट होते हैं। सायरा ने अब और देर न करते हुए कहा, अब अंदर आ भी जाओ अर्णव, देर हो रही है।
अर्णव और विहान अंदर जाते हैं और अब उनका सफर शुरू होता है। अर्णव बस में जाकर सायरा के पास बैठ जाता है। सफर अब मस्ती मजाक करते हुए शुरू होता है। विहान ने अर्णव को आवाज देकर कहा, भाई क्यों ना सफर को थोड़ा मजेदार बनाया जाए। अमन ने कहा, मैं गिटार साथ लाया हूं, सुना है प्रशांत भाई अच्छा गाना गा लेते हैं। प्रशांत ने संकोच किया, नहीं अमन यार, इतना अच्छा कहां गाता हूं, बस थोड़ा सा गुनगुना लेता हूं। इतना सुनते ही सबने आवाज लगाई, कम ऑन प्रशांत, कम ऑन। प्रशांत अमन से गिटार लेता है और गिटार बजाने लगता है। वह एक रोमांटिक गाना शुरू करता है। माहौल कुछ रंगीन सा हो जाता है और हर कोई अपने प्यार के साथ कपल डांस करने लगता है। जैसे ही प्रशांत का गाना समाप्त होता है तो सब मिलकर तालियों से प्रशांत का स्वागत करते हैं। रिद्धि के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। प्रशांत का गाना उसी के लिए तो था। अब सब मिलकर रिद्धि का मजा लेते हैं और रिद्धि की शर्म की कोई सीमा नहीं होती। उनकी यात्रा नागपुर से शुरू होकर महाबलेश्वर के लिए निकली थी। उन्हें 2 घंटे हो चुके थे। पूरा सफर 17 घंटे 30 मिनट का था। वे लोग औरंगाबाद हाईवे से जा रहे थे। सफर जितना लंबा था उतना ही मजेदार भी था। अब सब लोग एक दूसरे की पोल खोलने लगे थे, पर अपने राज कौन खोलता है भला। सायरा अब अर्णव से कहती है, प्रशांत तो रिद्धि से बहुत प्यार करता है, उसने उसके लिए गाना भी गाया, और तुम हो कि तुम्हारी आवाज बाथरूम से बाहर भी नहीं निकलती, बस बाथरूम सिंगर बने रहो। अर्णव ने मजाक किया, अच्छा जी, आप चाहती हैं कि मैं जीवन भर गाता रहूं और तुम कटोरा लेकर कमाती रहो। सायरा अर्णव की इस बात से नाराज हो जाती है। अर्णव उसे मनाता है, पर सायरा नहीं मानती। जाओ, मुझसे बात मत करना, अभी मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। पीछे की सीट से अमन की आवाज आती है, भाई अब रूठे हुए को मनाने के लिए गाना तो गाना पड़ेगा। तो ईशा अमन से कहती है, बड़े गिटार लिए फिरते हो तुम, कभी मेरे लिए गाना गाया है। अमन चला था अर्णव और सायरा को मिलाने। यहां तो जैसे ईशा ने अमन की ही क्लास ले ली। अमन ईशा से कहता है, जान तुम कहो तो तुम पर ही गाना लिख दूं। ईशा अमन से कहती है, आए बड़े गाना लिखने वाले। अर्णव बोला, यार यहां मेरा और सायरा का काम था, जो तुम दोनों शुरू हो गए, अब बस करो, मैं सायरा को मेरे दिल का हाल गाना गाकर बताता हूं। इतना कहते हुए अर्णव सायरा के लिए गाना गाने लगता है। सायरा मन ही मन खुश होती है, पर अर्णव को नखरे दिखाती है। विहान कहता है, अर्णव भाई ये प्यार है, प्यार में नखरे झेलने पड़ते हैं। सायरा भी धीरे धीरे अर्णव के साथ प्रेम भरा गीत गाने लगती है। अब कहीं से सीटियां तो कहीं से तालियों की आवाज आने लगी। अर्णव, तुमने तो गाना गाने में प्रशांत की भी छुट्टी कर दी। सफर बहुत आनंदमय चल रहा था। शाम होने को आ गई थी। सफर भी आधा होने को आ रहा था। सब अपनी धुन में लगे थे। एंजॉयमेंट की कोई सीमा नहीं थी। अब लड़कियां भी बोल रही थीं, अच्छा हुआ कि कैंपिंग को चुना और बस कराई, वरना गोवा के लिए ट्रेन में सफर करते करते बोर हो जाते। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक ड्राइवर जोर से ब्रेक लगा देता है। विहान उठकर नशे की हालत में ड्राइवर के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ भाई, इतनी जोर से ब्रेक क्यों मारी, अंदर सायरा को चोट लग गई। अर्णव भी आता है और ड्राइवर पर चिल्लाने लगता है। ड्राइवर ने घबराकर कहा, सॉरी साहब, मैं क्या करता, अचानक से काली बिल्ली सामने आ गई, इसलिए मुझे ब्रेक लगाना पड़ा। उसने सलाह दी, जब तक कोई और गाड़ी नहीं जाती हमें कुछ देर रुकना चाहिए। सब लोग ड्राइवर की इस बात पर हंसने लगे और ड्राइवर का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, तुम किस जमाने में जी रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ड्राइवर कहता है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं बिल्ली का रास्ता काटना शुभ नहीं होता, और यह तो काली बिल्ली थी। प्रशांत कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, चलो जल्दी बस स्टार्ट करो और गाड़ी आगे बढ़ाओ। ड्राइवर ने दबी आवाज में कहा, जी साहब, जैसे आप कहें, और गाड़ी चलाना शुरू करता है। समय कुछ रात के 11 बजे थे। रास्ता सुनसान था। ड्राइवर ने अचानक देखा कि बस की स्पीड अचानक कम हो रही है। ड्राइवर को लगा कि जोर से ब्रेक लगाने की वजह से ब्रेक शू जाम हो गए होंगे। ड्राइवर बस चलाता रहा। इधर लड़कियां लंबे सफर की वजह से थक गई थीं, तो सब खाना खाकर आराम कर रही थीं और गहरी नींद में थीं। लड़कों की तो पार्टी चल रही थी।
लड़के बस की आखिरी सीट पर सिगरेट का धुआं उड़ा रहे थे। बियर खुल रही थी। लड़कों की पार्टी का दौर चल रहा था कि अचानक से बस की लाइट्स बंद चालू होने लगीं। विहान उठकर नशे की हालत में ड्राइवर से कहने लगता है, पी हम रहे हैं, नशा तुम्हें हो रहा है क्या ड्राइवर? ड्राइवर विहान से, साहेब मैं तो बस चला रहा हूँ। लगता है जोर से ब्रेक लगाने के कारण बस में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। आगे कोई गैराज देखकर ठीक करवा लेंगे। विहान वापस अपनी पार्टी एंजॉय करने आखिरी सीट पर चला जाता है। थोड़ा समय बीत जाने के बाद बस की लाइट अपने आप ठीक हो जाती है। ड्राइवर को लग रहा था कुछ तो अनहोनी होने वाली है। काली बिल्ली के रास्ता काटने से पहले तो सब कुछ ठीक था। अब न जाने क्यों अचानक से सफर डरावना सा लगने लगा है। कुछ ही दूरी का सफर हुआ ही नहीं था कि अब अचानक से बस अपने आप चलने लगती है। ड्राइवर बस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, पर बस अब ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर थी। ड्राइवर चिल्लाकर आवाज देता है, साहेब बस अपने आप चलने लगी है। अब वह मेरे कंट्रोल में नहीं है और न ही आ रही है। मैंने पूरी कोशिश करके देख ली। ड्राइवर की आवाज सुनते ही सब लोग ड्राइवर की केबिन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लड़कियों की भी नींद खुल जाती है। लड़कियां घबराने लगती हैं। लड़के ड्राइवर से कहते हैं, तुमने पीवी रखी है क्या? क्या कभी बस अपने आप चलती है क्या? तुमने तो सारा मूड बिगाड़ दिया हमारा। तुम्हारी आवाज से लड़कियों की भी नींद खराब हो गई। ड्राइवर, साहेब आप खुद देख लो। ड्राइवर स्टीयरिंग से हाथ हटाकर दिखाता है और ब्रेक लगाकर दिखाता है। देख लो साहब, बस अपने आप चल रही है। सब घबराने लगते हैं और डर के मारे सबका पसीना निकलने लगता है। सायरा अर्णव को आवाज लगाती है, अर्णव क्या हुआ, सब ठीक है ना? अर्णव, हाँ सायरा सब ठीक है। अर्णव झूठ बोलता है ताकि लड़कियां डर न जाएं। सायरा से रिद्धि कहती है, सायरा मुझे बहुत डर लग रहा है यार। सायरा, यार डर तो मुझे भी लग रहा है। ड्राइवर सब लड़कों से कहता है, साहेब ये सब आप लोगों के कारण हो रहा है। मैंने आपसे कहा भी था कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा है, थोड़ा रुककर चलते हैं। आप लोगों ने मेरा ही मजाक उड़ाया और मुझे आगे बढ़ने को बोला। मुझे न चाहते हुए भी आगे बढ़ना पड़ा। ये सब उस काली बिल्ली के रास्ता काटने के बाद से हो रहा है। सब लड़के घबराए हुए थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, ये बात लड़कियों को नहीं बताएंगे, वह पहले से ही घबराई हुई हैं। सब लड़के अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर बैठ जाते हैं। सायरा अर्णव से पूछती है, क्या हुआ है, मुझे सच सच बताओ। अर्णव, कुछ नहीं यार, ड्राइवर को जरा सी नींद आ गई थी। सायरा, अर्णव मुझे बच्ची समझते हो? अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम लोगों के घबराहट में पसीने क्यों छूट रहे हैं? अर्णव, यार कुछ नहीं हुआ, पसीना तो ड्रिंक करने की वजह से आ रहा है। ये कहकर अर्णव सायरा से कहता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, सो जाओ, तुम बहुत थकी हुई हो। सायरा अर्णव पर भरोसा कर सब लड़कियों से कहती है, कुछ नहीं हुआ, ड्राइवर को नींद आ गई थी, अब सब ठीक है। ये बोलकर सो जाती है और बाकी लड़कियों से कहती है, सो जाओ, सफर बहुत लंबा है। अब सब लड़कियां सो चुकी होती हैं। लड़के ड्राइवर के पास जाते हैं। ड्राइवर घबराया हुआ सा लड़कों से कहता है, साहेब अब क्या करें, बस कंट्रोल में नहीं आ रही है। जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा कि बस अब ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर थी। प्रशांत और बाकी लड़के बस ड्राइवर से कहते हैं, आप कोशिश करो बस को कंट्रोल करने की। ड्राइवर, साहेब मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैंने पूरी कोशिश की है, फिर भी बस कंट्रोल में नहीं आ रही है। विहान को एक तरकीब सूझती है, क्यों ना बस को बंद कर दिया जाए, बस की चाबी निकाल दी जाए। विहान अपने दोस्तों से कहता है, सुनो मुझे एक तरकीब सूझी है। सब कहते हैं, क्या, जल्दी बताओ। विहान कहता है, बस अब कंट्रोल से बाहर हो गई है, बस को कंट्रोल करने के बजाय बस को क्यों ना रोक दिया जाए। अर्णव, पर कैसे रोकें विहान, जब बस कंट्रोल से बाहर है, न ब्रेक लग रही है न बस कहीं मुड़ रही है। विहान कहता है, बस की चाबी निकाल दो, बस बंद हो जाएगी और रुक जाएगी। सबको विहान की कही बात सही लगती है। अब वे सब ड्राइवर से कहते हैं, चाबी निकाल दो, बस बंद होकर रुक जाएगी। ड्राइवर, जी साहेब जैसे आप लोग कहें। ड्राइवर बस की चाबी निकालने लगता है, पर चाबी जो है वह टस से मस नहीं होती। अर्णव, क्या कर रहे हो, जल्दी चाबी निकालो। ड्राइवर, साहेब नहीं निकल रही है, पूरी ताकत लगा दी फिर भी नहीं निकल रही है। विहान ड्राइवर से कहता है, तुम हटो, तुम्हारे हाथों में दम नहीं, मैं निकालता हूं। अब विहान चाबी निकालने लग जाता है। विहान अपनी पूरी ताकत लगा देता है, विहान से भी चाबी नहीं निकलती। अब अर्णव भी चाबी निकालने की कोशिश करता है। फिर प्रशांत और अमन भी अपना जोर लगाते हैं।
पर सबके हाथ निराशा ही लगती है। अब सब हताश होकर कहने लगते हैं, शायद ये सफर हम सबका आखिरी सफर है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, रात और भी घनी काली और डरावनी होती जा रही थी। रास्ते एकदम सुनसान। अमावस्या की रात में तो जैसे इन सब के जीवन को ग्रहण लग गया था। कुछ दूर बस के चलते ही अचानक से बस की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। अब इन्हें लग रहा था कि बस रुकने वाली है। बस की रफ्तार 60 से 40 हो गई थी, 40 से 20, और धीरे धीरे बस रुकने लगती है। प्रशांत बस की खिड़की से बाहर झांकता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक घने घने पेड़ थे। न कोई गाड़ी आते दिख रही थी, न जाते। अब इस डरावनी जगह को देखकर बस से किसी को नीचे उतरकर देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। सब घबराए हुए थे। बस अचानक कहां आकर रुक गई है। वह धीरे धीरे बात कर बोलते हैं कि नीचे जाकर कौन देखेगा। लड़कियां सोई हुई हैं। अगर वह उठ गईं तो डर के मारे चिल्लाने लगेंगी और घबरा जाएंगी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी बस से उतरने की। बस एक घने बरगद के पेड़ के नीचे आकर रुकी थी। सब डरे सहमे घबराए हुए थे। तभी अर्णव को एक आवाज आती है, अर्णव, बस कहां रोकी है? यह आवाज सायरा की थी। पहले तो अर्णव डर गया था, पर जब उसने देखा कि आवाज सायरा की है तो पलटकर सायरा से कहता है, सायरा, बस पंक्चर हो गई है, ड्राइवर स्टेपनी चेंज कर रहा है। सायरा कहती है, मुझे वॉशरूम जाना था, आगे कोई होटल या ढाबा आए तो बस रोक लेना। अर्णव कहता है, ठीक है सायरा, रोक लूंगा। अमन कहता है, मैं बस से नीचे उतरकर देखकर आता हूं। अमन डरता घबराता अब बस से नीचे उतरता है। वह देखता है कि दूर तक न कोई गांव है न कोई होटल। अमन अपने मोबाइल की टॉर्च लगाकर उस रास्ते पर आगे चलने लगता है। शायद कोई मिल जाए जो उन्हें इस काली डरावनी रात को गुजारने के लिए पनाह दे। कुछ दूर चलते ही अमन को कुछ दिखाई देता है। एक आदमी सामने से आ रहा है। उसके हाथ में लालटेन है। अमन खुशी से उसके सामने जाने लगता है और आवाज लगाता है, भाई साहब, यहां कहीं आसपास कोई होटल या कोई गांव है जहां हम सब आज की रात गुजार सकें? अब तक आपने देखा कि अमन उस लालटेन लिए इंसान से पूछता है। लालटेन लिया इंसान अमन की आवाज पर कोई हरकत नहीं करता। अमन उसे फिर से आवाज देकर कहता है, भाई साहब, आपसे ही पूछ रहा हूं। अमन को लगता है शायद उसे कम सुनाई देता होगा। अमन उसके नजदीक जाता है और जोरों से चिल्लाता हुआ बस की तरफ भागता है। डर और घबराहट की वजह से अमन भागते हुए गिर जाता है, और जब अमन पीछे पलटकर देखता है तो वह लालटेन लिया इंसान उसकी तरफ आता दिखाई देता है। अमन फिर उठ खड़ा होकर चिल्लाते हुए बस की तरफ भागता है। अमन की चीखें चिल्लाहटें सुनकर बस में बैठे उसके बाकी दोस्त भी डर जाते हैं और कहते हैं, अमन को क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? चीखें सुनकर लड़कियों की भी नींद खुल जाती है और वह जोरों से चिल्लाती है, ये बस कहां रोकी है तुम लोगों ने? विहान कहता है कि बस अपने आप यहां आकर रुकी है, बस अपने आप चलने लगी थी। लड़कियां डर के मारे रोने लगती हैं। अब क्या होगा, कैसे होगा, हमें बहुत डर लग रहा है। सायरा आकर अर्णव से रोते हुए कहती है, अर्णव, मुझे घर जाना है। अभी तो और बहुत कुछ बाकी था। अमन भागते हुए बस तक पहुंच जाता है और जल्दी से बस के अंदर आ जाता है। अमन की इस हालत में देखकर सब अमन से पूछते हैं, अमन, क्या हुआ? अमन डर के मारे बस की आखिरी सीट के नीचे छिपकर बैठ जाता है। सबने अमन से फिर से पूछा, क्या हुआ, क्यों इतना घबरा रहे हो? तो अमन केबिन की तरफ हाथ दिखाता है। सब लोग बस की केबिन की तरफ भागते हुए जाते हैं और देखते हैं कि सामने के रास्ते से कोई लालटेन लिए आ रहा था। वह धीरे धीरे बस के नजदीक आ रहा था। लड़कियां जोरों से चिल्लाने लगीं, बचाओ, बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। पर वहां कोई नहीं था। वहां दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। अब वह लालटेन लिया वाला आदमी बस के करीब आ चुका था। सब लोग उसे देखने लगे तो वह अचानक गायब हो जाता है। इन्हें लगता है अब वह चला गया, नहीं आएगा। सब अमन की तरफ भागते हैं और उससे पूछते हैं, वह कौन था अमन, तुमने उसे देखा? अमन कुछ बता पाए उसके पहले ही बस का दरवाजा बजता है। अमन की हालत देखते हुए कोई दरवाजे के पास जाना नहीं चाह रहा था। इतने में प्रशांत कहता है, मैं देखता हूं। रिद्धि, नहीं प्रशांत, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रशांत, रिद्धि, डरो मत,
कुछ नहीं होगा, किसी न किसी को जाकर देखना तो होगा। प्रशांत खुद घबराया हुआ था और रिद्धि को हिम्मत दे रहा था। प्रशांत धीरे धीरे दरवाजे की ओर जाता है। अब दरवाजा बजना बंद हो गया था। प्रशांत दरवाजे में लगी कांच की खिड़की से बाहर झांक कर देखता है और वह पलटकर सबको कहता है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है यहां। अब प्रशांत वापस खिड़की की तरफ देखता है तो अचानक से वह चौंक जाता है और वह कांपने लगता है। प्रशांत का पूरा शरीर कांप रहा था। अर्णव, प्रशांत, क्या हुआ? प्रशांत की तो आवाज भी निकलना बंद हो गई थी। अब अर्णव हिम्मत कर सामने जाता है। अर्णव जैसे ही देखता है उसे झटका लगता है और वह बस में थोड़ा दूर जा गिरता है। सब, अर्णव, क्या हुआ, क्या था? अर्णव घबराया सा कहता है। बाहर हाथ में लालटेन लिए एक कटी शीर्ष प्रेत, सिर कटी लाश खड़ी है जो बस का दरवाजा बजा रही थी। अर्णव अपना आंखों देखा हाल सबको बताता है। सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। ड्राइवर की तो सिर कटी लाश देखकर हवा निकल जाती है। प्रशांत कांपते हुए नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। रिद्धि तो प्रशांत को कांपते हुए देखकर पहले ही बेहोश हो गई थी। कटी शीर्ष प्रेत अब एक एक कर बस की सारी खिड़कियों की तरफ लालटेन दिखा रही थी। सब लोग बस में सीटों के नीचे छिप जाते हैं। सायरा अपनी आंखों की पुतलियों को ऊपर की तरफ घुमाकर देखती है। उसे खिड़की पर एक हाथ में लालटेन ली और दूसरे हाथ में अपना कटा सिर लिए हुए देख लेती है। सायरा उसे देखकर चिल्लाने वाली थी कि अर्णव उसे देख लेता है और सायरा का मुंह अपने हाथों से दबा देता है। सायरा उसे देखकर पसीना पसीना हो गई थी। वह सिर कटी लाश अपने हाथ में अपना कटा सिर ले बस में झांक रही थी। यह मंजर बहुत खतरनाक और डरावना था और इन सब के लिए धीरे धीरे और भी डरावना होते जा रहा था। विहान देखता है कि लालटेन की रोशनी अब कम होने लगी है। लगता है कि सिर कटी लाश अब बस से दूर हो गई है। विहान अब रिद्धि और प्रशांत के चेहरे पर पानी के छींटे मारकर होश में लाता है। अर्णव अमन को पानी पिलाकर कहता है, अमन, तू डर मत, हम यहां से निकलने की कोशिश करते हैं। अब सिर कटी लाश यहां से चली गई है। सब मिलकर इस बस को छोड़कर बाहर निकलकर भागने की सोचते हैं। लड़कियां, इस मनहूस बस की वजह से ही यह सब कुछ हो रहा है। काश ड्राइवर की बात मानकर रुक जाते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। अर्णव कहता है, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं। सब अपनी अपनी बैग से टॉर्च निकाल लो। हम सब इस हालात से बाहर निकलने की कोशिश तो कर सकते हैं। अब सब बस से एक एक कर डरते घबराते उतरते हैं। अब अर्णव बस के आगे के रास्ते की तरफ देखता है। अर्णव, रास्ता साफ है। विहान बस के पीछे की तरफ देखने जाता है। विहान, यहां भी रास्ता साफ है। अर्णव विहान से कहता है, बराबर देखा विहान। विहान एक बार फिर देखता है। विहान को दूर से एक रोशनी तेजी से अपनी तरफ आती दिखती है। विहान को लगता है कोई बाइक इस काली रात में यहां से गुजर रही है, पर विहान गलत था। सामने से आती रोशनी बाइक की नहीं थी, बल्कि वह उस खतरे की थी जो उनकी तरफ वापस आ रही है। अर्णव बस के पीछे के रास्ते की तरफ देखने जाता है और विहान से कहता है, भाग विहान, यहां से जल्दी। अर्णव और विहान को भागते देखकर सब उनके पीछे भागने लगते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या हुआ? अर्णव, वह बाइक की रोशनी नहीं बल्कि सिर कटी लाश के हाथ की लालटेन की रोशनी थी और वह सिर कटी लाश हमारे पीछे आ रही है। भागो सब लोग, रुकना नहीं है। कुछ दूर तक सब भागते रहे कि अचानक अर्णव की नजर में कुछ आता है और अर्णव सबको रुकने को कहता है। सबकी सांसें तेज हो गई थीं। लड़कियां थक चुकी थीं। सायरा अर्णव से कहती है, अब हमसे नहीं चला जाएगा। अर्णव सायरा से कहता है, वह देखो, जंगल के अंदर कुछ रोशनी सी दिख रही है। शायद कोई गांव हो वहां। अगर गांव रहा तो आज की इस मनहूस काली रात को काटने के लिए हमें पनाह मिल जाएगी। सब लोग जंगल के अंदर के रास्ते गांव की तरफ चल देते हैं। अर्णव, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। चाहे कुछ भी हो, एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। घना जंगल है, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू कुछ भी हो सकते हैं। कदम फूंक फूंक कर रखना। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे जैसे वे लोग अंदर जाते वैसे वैसे जंगल और भी घना होते जा रहा था। सब बहुत थक चुके थे। लड़कियों की तो हिम्मत जवाब दे चुकी थी। विहान से नव्या कहती है, विहान, अब मुझसे और नहीं चला जाता। विहान, नव्या,
बस थोड़ी देर और, हम लगभग गांव के करीब पहुंच ही गए हैं। उन्हें लगता बस थोड़ी सी दूरी तय करने के बाद वह लोग गांव तक पहुंच जाएंगे। जंगल घना था, अभी तो उन्हें आने वाली और मुसीबतों को झेलना था। सायरा को प्यास लगती है। सायरा अपनी बैग से पानी की बोतल निकालती है। पानी खत्म हो गया था। सायरा, अर्णव, मुझे प्यास लगी है, बोतल में पानी नहीं है। अर्णव सबसे पूछता है, किसी के पास पानी बचा हो तो? सायरा को दो, उसे प्यास लगी है। नव्या, मेरी बोतल तो बस में ही रह गई। रिद्धि और ईशा, प्यास तो हमें भी लगी है, पर हमारी भी बोतल खाली है। अर्णव सायरा से कहता है, थोड़ा रुको, मैं पानी ढूंढ कर लाता हूं, कहीं न कहीं से। अर्णव और विहान कहते हैं, तुम सब यहां इस साइड साफ जगह है, बैठ जाओ, कहीं जाना मत, हम पानी लेकर यहीं वापस आएंगे। कैंपिंग का चयन विहान ने ही किया था। विहान इसके पहले भी कई बार कैंपिंग्स कर चुका था। अर्णव और विहान पानी की तलाश में निकलते हैं। विहान रास्ते में आने वाली झाड़ियों की टहनियों को मोड़ रहा था। अर्णव विहान से पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? विहान, जंगल घना है, कहीं हम रास्ता भटक न जाए, इसलिए निशानी छोड़ रहा हूं, ताकि हम जब पानी लेकर वापस आए तो अपने रास्ते से होते हुए वापस उस जगह तक जा सकें जहां से हम आए थे। उधर बाकी सब लोग काफी डरे थे। जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। अमन और प्रशांत ने जब से उस सिर कटी लाश को देखा था, तब से वह भी बहुत घबराए हुए थे। डर के मारे सब लोग कहने लगे, अर्णव और विहान को गए हुए बहुत देर हो गई है, वह लोग अब तक वापस नहीं आए, कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया? अब इन्हें अर्णव और विहान की चिंता होने लगी थी। इधर अर्णव और विहान पानी की तलाश में थे। आखिर अर्णव और विहान की तलाश खत्म होती है। विहान, अर्णव, मुझे पानी की आवाज आ रही है। अर्णव, हां, मुझे भी आ रही है। विहान अर्णव से, वो देखो, वहां एक छोटा सा तालाब है। दोनों तालाब की तरफ भागते हुए जाते हैं। विहान अर्णव से, अर्णव, तालाब से ये पानी इस झरने के रूप में यहां से बह रहा है, हमें यहां से पानी भरना चाहिए। पता नहीं, तालाब का ठहरा पानी पीने से हम लोगों की तबीयत न खराब हो जाए। यहां अर्णव और विहान को पानी मिल चुका था। वहां वो सब अर्णव और विहान के लिए चिंतित थे। अर्णव और विहान झरने में से सारी बोतलें भर लेते हैं, पर एक नजर वो अच्छे से तालाब में नहीं देखते हैं। झरने से पानी तो साफ बहता दिख रहा था, पर तालाब में लाशें तैर रही थीं। ये लाशें उन इंसानों की जो कभी इसी तरह इस गांव की ओर अपनी जान बचाते पनाह मांगने आए थे। अर्णव और विहान पानी की सारी बोतलें भरकर वापस अपने रास्ते, अपने दोस्तों की तरफ चल पड़ते हैं। यहां सब लोगों को अर्णव और विहान के बहुत देर तक वापस न आने की वजह से चिंता होने लगती है। यहां अमन, ड्राइवर और प्रशांत अर्णव और विहान को देखने जाने की बात करने लगते हैं कि सबको टॉर्च की लाइट दिखाई देती है। अर्णव और विहान पानी लेकर आ रहे थे। अर्णव और विहान अपने दोस्तों के पास पहुंच गए। सायरा अर्णव से, इतनी देर लगा दी तुम दोनों ने पानी लाने में, हम लोग बहुत डर गए थे। अर्णव सायरा से, जंगल है सायरा, बहुत दूर तक जाना पड़ा, तब जाकर एक तालाब मिला तो हम लोग पानी भर कर आए। अर्णव, लो, सब लोग पानी पी लो। सायरा पानी पीते हुए, इस पानी में से अजीब सी स्मेल आ रही है, जैसे कोई चूहा मरा हो इस पानी में। अर्णव सायरा से, ये जंगल है, यहां तुम्हें बिस्लरी नहीं मिलने वाली, जल्दी पानी पियो, हमें अब गांव की तरफ जाना है। पर उन्हें कहां पता था कि खतरा अब भी उनके पीछे से आ रहा था और वह उससे बचने के लिए खुद खतरे के मुंह में जा रहे थे। अब सब लोग उठ खड़े होते हैं और गांव की तरफ अपना रुख कर चल पड़ते हैं। जैसे जैसे वो गांव के नजदीक जाते हैं, वैसे वैसे ही गांव का रास्ता बढ़ने लगता है। नव्या को लगता है पीछे से कुछ आवाज आ रही है, कोई हमारे पीछे से आ रहा है। नव्या विहान से कहती है, विहान, मुझे लग रहा है कोई हमारे पीछे आ रहा है, मुझे उसके कदमों की आवाज आ रही है। विहान पीछे की तरफ देखता है। विहान, नव्या, कुछ नहीं है पीछे, तुम्हारे कान बज रहे हैं। वो आगे चलने लगते हैं। कुछ समय बीता नहीं कि अब ये आवाज रिद्धि को भी सुनाई देती है। रिद्धि प्रशांत से कहती है, मुझे भी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आ रही है। सब लड़के पीछे देखने लगते हैं, उनको भी कदमों की आवाज सुनाई देती है। सब लड़के टॉर्च की लाइट को घुमाते हुए देखते हैं, कहीं कोई जानवर तो नहीं।
उन्हें भी एक रोशनी दिखाई देती है जो उनकी तरफ आ रही थी। ये उसी लालटेन की रोशनी थी जो उस सिर कटी लाश के हाथ में थी। ये सब देख लड़के गांव की तरफ भागने लगते हैं और लड़कियों से कहते हैं, भागो, वो सिर कटी लाश हमारा पीछा कर रही है। पर उन्हें कहां पता था कि सिर कटी लाश उनका पीछा कर रही थी या उन्हें उस गांव की तरफ ले जा रही थी। सिर कटी लाश को उनके पीछे आता देख सायरा भागते हुए कहने लगती है, कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हम सब ने कैंपिंग जाने के लिए हां किया था, और ये सिर कटी लाश तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। पता नहीं कब इससे छुटकारा मिलेगा। सब लोग गांव की तरफ जोरों से भागते हैं। गांव बस आ ही चुका था कि रिद्धि भागते हुए गिर जाती है। सब लोग गांव की चौखट के अंदर पहुंच जाते हैं, पर रिद्धि तो गिर गई थी। उसे पांव में मोच आने की वजह से वापस उठ खड़े होने में तकलीफ जा रही थी। रिद्धि जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, वो सिर कटी लाश मेरे सामने आती जा रही है, मुझे बचा लो प्रशांत, मैं मरना नहीं चाहती। प्रशांत, अमन और अर्णव भागते हुए रिद्धि के पास जाकर उसे उठाकर जैसे ही गांव की चौखट दहलीज के अंदर पांव रखते हैं तो वह सिर कटी लाश जो उनका पीछा कर रही थी अचानक गायब हो जाती है। अब सब गांव की दहलीज के अंदर आकर राहत की सांस लेते हैं। समय कुछ रात के 2:30 बजे थे। सब भूखे प्यासे थे। भाग भाग कर सबकी हालत खस्ता हो गई थी। रिद्धि प्रशांत से कहने लगती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, वरना मुझे वहां छोड़कर तुम अकेले गांव के अंदर नहीं आते। प्रशांत रिद्धि से, ऐसा कुछ नहीं, हम सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तुम कब वहां गिर गईं, हमें पता भी नहीं चला। सब लोग अब गांव की तरफ देखने लगते हैं। गांव बहुत सुंदर था। गांव के हर कुटिया के बाहर लालटेन लगी थी। बाहर गांव के आंगन में बड़ी बड़ी मशालें लगी हुई थीं। अब तक इन लोगों का सामने अंधेरा ही अंधेरा था। अब वो गांव की रोशनी में खुद को महफूज पा रहे थे। अब वह सिर कटी लाश इनका पीछा छोड़ चली गई थी। सब गांव के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने के बाद इन सब की नजर एक बड़ी सुंदर कुटिया पर जाकर रुकती है। ये लोग उस कुटिया के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। ये कुटिया गांव में सबसे बड़ी थी। इन्हें लगा, इस कुटिया में हम सबको पनाह मिल जाए तो आज की ये काली रात बीत जाए। कल सुबह होते ही घर के लिए वापसी करेंगे। कुटिया का दरवाजा खुलता है। कुटिया प्रमुख पूछता है, आप कौन? अर्णव उस कुटिया प्रमुख को उनके साथ हुई सारी घटना का किस्सा सुनाते हुए कहने लगता है, आप हमें आज की रात अपनी कुटिया में पनाह दे दीजिए। कल सुबह होते ही हम सब यहां से चले जाएंगे। कुटिया प्रमुख कहता है, आप सब घबराइए मत, वह सिर कटी लाश इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। आप निश्चिंत होकर अंदर आ जाइए। सब अंदर चले जाते हैं। कुटिया प्रमुख अपनी पत्नी से कहते हैं, आज फिर शहर से मेहमान आए हैं, इनके लिए पानी लाओ और खाना बनाओ। खाना लग जाता है। सब खाना खाकर आराम करने लगते हैं, पर सायरा को नींद नहीं आ रही थी। उसे कुछ खटक रहा था। सायरा ने जब कुटिया प्रमुख को देखा तो उसे लग रहा था, ये चेहरा, ये आंखें, मैंने इसके पहले भी कहीं देखी हैं। वह सोचने लगती है और अर्णव से कहती है, सुनो अर्णव, सो गए क्या? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अर्णव, क्या है सायरा, मुझे सोने दो। सायरा, सुनो अर्णव, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहां। अर्णव, तुम्हें तो बाल की खाल निकालने की आदत है सायरा, चुपचाप सो जाओ। सायरा अर्णव से, प्लीज कुछ बताना है। अर्णव, क्या है, जल्दी बताओ। सायरा, मुझे लगता है इस कुटिया प्रमुख को मैंने पहले कहीं देखा है। अर्णव सायरा से, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अब सो जाओ, चलो जल्दी आंख बंद करो। सायरा अर्णव की बात मान आंख बंद कर देती है। सायरा की आंखों के सामने वह भयानक मंजर आने लगा जब वह लोग बस के अंदर सीट के नीचे छुपे हुए थे और सिर कटी लाश एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में अपना सिर लिए बस की खिड़की से अंदर झांक रहा था। तब सायरा ने अपनी आंखों की पुतलियों को ऊपर की तरफ कर उस सिर कटी लाश को अपना सिर हाथ में लिए खिड़की में झांकते देखा था। वह डरावनी आंखें, वह भयंकर चेहरा सायरा की आंखों के सामने घूम रहा था। वह चेहरा कुटिया प्रमुख से मिलता जुलता था। सायरा झट से अपनी आंखें खोलती है और अर्णव से कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि कुटिया प्रमुख को मैंने इसके पहले कहीं देखा है। अर्णव सायरा से, कहां देखा है, बताओ। सायरा, ये कोई और नहीं, इसका चेहरा उस सिर कटी लाश से मिलता है।
वही डरावनी आंखें, वही चेहरा, ये वही है अर्णव। अर्णव सायरा से, सायरा तुम घबरा गई हो, तुम्हें हर इंसान में अब वह सिर कटी लाश दिखने लगी है। अर्णव सायरा की बात पर विश्वास नहीं करता और सो जाता है। सायरा को अब भी अपनी आंखों देखे पर विश्वास था। सायरा का मन बार बार यही कह रहा था, ये कुटिया प्रमुख ही वह सिर कटी लाश है। सायरा को नींद नहीं आ रही थी। सायरा उठकर कुटिया में टहल रही थी। उसने कुटिया की खिड़की से बाहर देखा। कुटिया के बाहर वह सिर कटी लाश घूम रही थी। सायरा बाहर का नजारा देखकर घबरा गई। उसने सोचा, अब क्या करूं? अर्णव भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। सायरा खिड़की से चुपके से देखने लगती है। सायरा को अपनी आंखों देखे पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो गांव कुछ समय पहले तक जगमगा रहा था, वह अब बिल्कुल सुनसान सा हो गया था। सायरा सोचती है, गांव में जब हम लोग आए थे तो गांव कितना रोशन था। गांव की हर कुटिया के बाहर लालटेन लगी थी। अब न तो कोई कुटिया दिखाई दे रही है और न ही वह लालटेन दिख रही है जो हर कुटिया के बाहर लगी हुई थी। अब बस हर जगह राख ही राख दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि यहां कोई गांव था ही नहीं, बस जली हुई कुटियाओं के अवशेष दिख रहे हैं। हवाओं में जैसे राख ही राख फैली हुई है। बस एक ही कुटिया जगमग है, हमारी, जिसमें हम सब लोग हैं। बाकी तो दूर दूर तक घने अंधेरे का साया है। पेड़ ही पेड़ और वीरान जंगल ही दिखाई दे रहा है। सायरा अब भी उस सिर कटी लाश को घूर के देख रही थी। वह सिर कटी लाश कुटिया के बाहर अब भी घूम रही थी। उसके एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में उसका कटा हुआ सिर लिए, जैसे वह किसी के आने का इंतजार कर रही थी। सायरा गौर से देखती है, यह तो वही कुटिया प्रमुख की सिर कटी लाश है जिसकी कुटिया में हम लोगों ने पनाह ली है। सायरा ये भयानक नजारा देख घबरा गई थी। सायरा अब अर्णव के पास जाती है। अर्णव, उठो उठो, अर्णव प्लीज जल्दी उठो। सायरा अर्णव को डर के मारे हड़बड़ाहट में उठाने लगती है। अर्णव उठकर देखता है। सायरा काफी घबराई हुई है। अर्णव सायरा से, क्या हुआ सायरा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सायरा अर्णव से, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा था ना? आओ तुम्हें मैं दिखाती हूं। वह सिर कटी लाश और कोई नहीं, वह इस कुटिया का प्रमुख ही है। अर्णव सायरा के कहे मुताबिक कुटिया की खिड़की की तरफ आता है और जैसे ही वह खिड़की के बाहर देखता है तो उसके जैसे होश ही उड़ जाते हैं। जहां कुछ समय पहले हरा भरा गांव था, वहां अब दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा था। सुनसान वीरान जंगल और जली हुई कुटियाओं की कतारें देख अर्णव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हवाओं में बस राख ही राख फैली हुई थी। अर्णव सायरा से, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? न जाने कौन से माया जाल में फंस गए हैं हम सब। उस बस से छुटकारा पाने के लिए इस गांव में पनाह ली। अब इस भूतिया गांव से कैसे हम सब खुद को बचाए, कैसे इसके चंगुल से बाहर निकलें? सायरा अर्णव से, लगता है इस बार हम सब नहीं बच पाएंगे। अब हम सब में इतनी ताकत नहीं रही कि हम इस जंगल को पार कर हाईवे तक पहुंच सकें। अर्णव, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं अब हमारे साथ क्या होने वाला है। अर्णव, सायरा तुम घबराओ मत, मैं कुछ न कुछ करता हूं। अर्णव सायरा से कहता है, मैं बाहर जाकर देखकर आता हूं। जैसे ही रास्ता साफ हो जाता है हम सब यहां से भाग जाएंगे। सायरा अर्णव से, मैंने तुमसे कहा ना, अब नहीं भाग पाएंगे। सब बहुत थक गए हैं, हिम्मत ही नहीं अब भागने की। अर्णव, यहां से निकलना है, जान बचानी है तो भागना तो पड़ेगा। अर्णव, मैं बाहर जा रहा हूं, तब तक तुम किसी को इस बारे में मत बताना, वरना सब घबराकर चिल्लाने लगेंगे और उस सिर कटी लाश को पता चल जाएगा कि हम उसकी असलियत जान गए हैं। अर्णव बाहर जाता है। सायरा, अर्णव संभल के जाना, खतरा बहुत है। अर्णव दबी आवाज में, तुम भी ख्याल रखना अपना और इन सब का। अर्णव बचता बचाता बाहर निकल जाता है। हाईवे तक वापस जाने के लिए रास्ता खोजने लगता है। गांव में आते समय गांव की चमचमाती रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब गांव में ही अंधेरा अंधेरा था तो अर्णव को वहां से बाहर निकलने के लिए रास्ता मिल नहीं रहा था। अर्णव जंगल में भटकने लगा था। अर्णव घूम फिर कर वापस उसी जगह आ जाता है। वैसे अब गांव भी कहां रहा था, सब जगह बस राख ही राख थी और जली हुई कुटियाओं की कतारें थीं। बस एक ही कुटिया रह गई थी वहां,
जिसमें अर्णव के सारे दोस्त पनाह लेकर फंस चुके थे और कुटिया के बाहर सिरकटी लाश किसी के इंतजार में थी। अर्णव अब थक हार कर पेड़ के पीछे से छिपकर देख रहा था कि यह सिरकटी लाश किसका इंतजार कर रही है। रात के 3:20 बज चुके थे। रात और भी डरावनी होती जा रही थी। अमावस्या की वह काली रात कट नहीं रही थी कि अचानक अर्णव को कुछ दिखाई देता है। अर्णव देखता है एक एक कर उन जली हुई कुटियाओं में से लोग निकलकर बाहर आ रहे थे, पर वह इंसानों की तरह नहीं दिख रहे थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और उनके मुंह से लार टपक रही थीं। भयानक नजारा था। अर्णव ये सब देख अपने नसीब को कोसने लगता है। हम लोग कहाँ इन भूतों के बीच इस भूतिया गांव में आ फंसे हैं। ये सब हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अर्णव देखता है उन कुटियाओं में से निकले वह सब भूत एक एक कर उस कुटिया प्रमुख के पास जाकर सर झुकाने लगते हैं। ये सिर कटी लाश वाला कुटिया प्रमुख गांव के भूतों का राजा लग रहा था, पर वह उस भूतिया गांव का सरपंच था। अब रात के 3:30 बज चुके थे और भूतिया गांव का सरपंच भूतों के साथ पंचायत की बैठक शुरू करता है। भूतों की पंचायत चल रही थी। सरपंच कुछ फैसला सुनाता है और सारे भूत उठ खड़े हो जाते हैं। सरपंच के सामने सर झुकाकर सरपंच के फैसले को मानते हुए वह जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। अर्णव ये सब देख हैरान था। ये उसकी आंखों के आगे क्या चल रहा था? अर्णव को लग रहा था वह कोई बुरा सपना देख रहा है जिसमें एक भूतिया गांव है और भूतों की पंचायत हो रही है। अर्णव अब भूतों के झुंड का पीछा करने लगता है। भूत आगे चल रहे थे। अर्णव उनके पीछे पीछे पेड़ की आड़ लिए चल रहा था। चलते चलते अचानक सारे भूत रुक जाते हैं। लगता है भूतों की मंजिल आ गई थी जहां उनको सरपंच ने भेजा था। अर्णव ने देखा ये तो वही तालाब है जिसके बहते झरने से अर्णव और विहान पानी भरकर आए थे, पर उन्होंने तालाब को अच्छे से नहीं देखा था। अर्णव देख रहा था उस तालाब में इंसानों की लाशें तैर रही हैं और सारे भूत वहां उन लाशों से उनकी रूह निकाल रहे थे। रूह निकाल उन्हें कैद कर वह अब भूतिया गांव की तरफ चलने लगते, भूतों के सरपंच के पास। अर्णव ये नजारा अपनी आंखों से देख रहा था। अर्णव को अपनी आंखों देखे पर विश्वास नहीं हो रहा था। अर्णव घबराते हुए भूतिया गांव की तरफ भागता है जहां उसके सारे दोस्त इस बात से अनजान थे कि वह सिर कटी लाश कोई और नहीं, कुटिया प्रमुख ही है। अर्णव को गए बहुत समय हो गया था। सायरा अर्णव के आने का इंतजार कर रही थी। सायरा अब भी छिपके से कुटिया की खिड़की से बाहर झांक रही थी। सायरा, अभी तक अर्णव वापस नहीं आया। अर्णव ठीक तो होगा? कहीं अर्णव के साथ कुछ गलत तो नहीं घट गया? कि इतने में सायरा की नजर अर्णव पर पड़ती है। अर्णव डरा सहमा सा कुटिया की तरफ भागते हुए आ रहा है और सिर कटी लाश अब भी कुटिया के बाहर चक्कर लगा रही थी। अर्णव सिर कटी लाश से छिपते छुपाते कुटिया के अंदर पहुंच जाता है और सायरा को अपनी आंखों देखे भयानक मंजर के बारे में बताने लगता है। सायरा बहुत घबरा जाती है और अर्णव से कहती है, अब हम सब नहीं बच पाएंगे। हमारा क्या होगा? लगता है हम अब कभी इस भूतिया गांव से बाहर निकल नहीं पाएंगे। और सायरा रोने लगती है। अर्णव उसे समझाते हुए बोलता है, सायरा, अगर तुम ही रोकर हार मान जाओगी तो मेरी भी हिम्मत टूट जाएगी। और उस सिरकटी लाश को अगर तुम्हारे रोने की आवाज सुनाई दी तो उसे पता चल जाएगा और हम सब अभी मारे जाएंगे। सायरा रोना बंद कर देती है। अब अर्णव और सायरा अपने साथ आए सारे लोगों को नींद से उठाकर यह बात बताने लगते हैं। सबकी हालत अब घबराहट के मारे पतली हो गई थी और अपने भाग्य को कोसते हुए कहने लगे, बस से निकले, भूतिया गांव में आ लटके। अब हम सब कभी अपने घर वापस नहीं जा सकेंगे। रिद्धि, ईशा, नव्या रोते हुए कहने लगीं, हमें यहां से निकालो, हमें अपने घर जाना है। ये कॉलेज का आखिरी दिन कहीं हमारी जिंदगी का आखिरी दिन न बन जाए। हमें इस भूतिया गांव में नहीं मरना है, कुछ तो करो, कैसे भी हमें इस गांव से निकालो। विहान, प्रशांत, अमन लड़कियों से कहते हैं, अब हमारा यहां से जिंदा निकल पाना मुश्किल है। एक सिरकटी लाश से बचने के लिए हम सब लोगों ने अपनी मौत को खुद इस भूतिया गांव में आकर निमंत्रण दिया है। सायरा अब भी उस सिरकटी लाश पर नजर रखे हुई थी। सायरा देखती है एक भूतों का झुंड अब सिरकटी लाश की तरफ चल के आ रहा है। सायरा अर्णव को आवाज देती है। अर्णव देखकर सायरा से कहता है, ये वो ही भूतों का झुंड है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था।
भूतों का झुंड अब अपने सरपंच के पास आकर उनके सामने नतमस्तक होने लगता है। प्रशांत, अमन, विहान और रिद्धि, ईशा, नव्या ने अर्णव और सायरा से यह बात सुनी थी। अब यह भयानक मंजर देख उनके पांव के नीचे से जैसे जमीन खिसकने लगी थी। अब तो इन सब ने हार मान ली थी, पर अर्णव और सायरा उन्हें हिम्मत दे कहते, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम सब सही सलामत हैं। यूं हाथ पर हाथ धरे अपनी मौत का इंतजार करते हुए मरने से तो अच्छा है कि हम सब इस हालात से लड़ते हुए मरें। अर्णव कुटिया की खिड़की की तरफ जाकर खिड़की से बाहर देखता है। अब वह सिर कटी लाश और भूतों का झुंड कुटिया से कुछ दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे अपनी सभा लगाए बैठे हैं। भूतों की सभा में सब एक एक कर अपने सरपंच से इन इंसानी रूहों को सजा देने की बात कर रहे हैं। जिन इंसानों की पता नहीं कब मौत हुई थी, वो इंसान भी इस भूतिया गांव के शिकार हुए थे। कुछ लाशें सड़ चुकी थीं और कुछ के कंकाल के अवशेष बचे थे, पर आज भी उनकी रूह उन भूतिया गांव के भूतों के कैद में थी। अर्णव समझ गया था कि अब इनकी सजा निश्चित होने के बाद हमारी बारी आएगी। अब अर्णव के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, कैसे भी करके वह सब लोग इस गांव की दहलीज को पार कर इस भूतिया गांव के चंगुल से बाहर निकल जाएं। भूतों की पंचायत में भूतों की सभा चल रही थी। अब अर्णव एक एक कर सबको कुटिया के बाहर भेजता है और विहान से कहता है, इस रास्ते से तुम सब लोगों को गांव से बाहर लेके जाओ। ये रास्ता उस तालाब तक लेके जाएगा जो इस गांव की सीमा पर है। वहां तुम सब मेरा इंतजार करना, मैं तुम लोगों से वहीं आकर मिलूंगा। सायरा अर्णव से कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ ही बाहर जाऊंगी। अर्णव, सायरा, तुम पागल मत बनो, यहां से जल्दी निकलो, उन भूतों की कभी भी नजर पड़ सकती है। सायरा अर्णव को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं होती, पर अर्णव सायरा को गले लगाकर अपने प्यार का वास्ता दे सायरा को वहां से जाने को मजबूर करता है। सायरा जाते हुए अर्णव से कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम जल्दी वापस आना। अर्णव को पता था कि उन भूतों की सभा अब खत्म होने वाली है। सभा खत्म होने के बाद अब वो भूत हम सबको खत्म कर देंगे, इसलिए अर्णव ने समय रहते सबको वहां से निकाल दिया। अर्णव जैसे ही कुटिया से तालाब पर जाने के लिए बाहर निकलता है, कुटिया प्रमुख भूतों के गांव के राजा की कटे हुए सिर की नजर अर्णव पर पड़ जाती है। अब सारे भूत अर्णव की तरफ बढ़ते हैं। अर्णव उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देख कुछ समय के लिए अचंभित हो जाता है। अर्णव की मौत अर्णव के नजदीक आ रही थी और अर्णव को होश नहीं था। धीरे धीरे भूतों का झुंड अर्णव के नजदीक आ रहा था कि अर्णव को एक आवाज सुनाई देती है, अर्णव, वहां क्या कर रहा है? वो तेरे सामने आते जा रहे हैं, भाग अर्णव, भाग। इतना सुनते ही अर्णव को होश आता है और वह उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ता है। वह आवाज विहान की थी। अर्णव विहान के पास पहुंच जाता है। थैंक्स यार विहान, तुमने मुझे बचा लिया, वरना उन भूतों को अपने पास आता देख मेरा शरीर सुन्न पड़ गया था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। पर वो भी भूत हैं, भूतों से इतनी आसानी से कहां छुटकारा मिलने वाला था इन्हें। अब विहान और अर्णव तालाब की तरफ भागने लगते हैं और भूतों का झुंड उनका पीछा कर रहा होता है। विहान अर्णव से कहता है, भाई ये भूत है या फेविकोल है, साला चिपक गए हैं, हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अर्णव विहान से कहता है, साले विहान, तुझे इस समय मजाक सूझ रही है, चल भाग जल्दी, वरना भूतों को तेरी दावत मिलेगी। अर्णव विहान से कहता है, भूतों को कुछ समय के लिए भटकाना है, सुबह होने ही वाली है और ये लंबी काली रात कटने वाली है। विहान अर्णव से घड़ी देखकर कहता है, भाई अभी तो 3:55 हुए हैं और 5 मिनट भूतों से खो खो खेलनी पड़ेगी। कि अचानक से अर्णव और विहान के सामने वह सिर कटी लाश आ जाती है। विहान की बोलती बंद हो जाती है। बस सुबह होने में कुछ 5 मिनट बाकी रह गए थे। अर्णव और विहान के सामने मौत आकर दस्तक देने लगती है। वह सिर कटी लाश विहान के बिल्कुल पास आ जाती है। विहान अपनी सुध बुध खो देता है। धीरे धीरे भूतों का झुंड विहान और अर्णव के पास आते जा रहा था। अर्णव विहान का हाथ खींच तालाब की तरफ ले जाना चाह रहा था, पर विहान के जैसे पांव उसी जगह पर थम गए थे। अर्णव विहान को खींचते हुए जोरों से चिल्ला रहा था, विहान होश में आ, बस कुछ ही दूरी पे गांव की सीमा समाप्त होने वाली है।
सब लोग हमारा गांव की सीमा पे उस तालाब के पास इंतजार कर रहे हैं। विहान को अर्णव की आवाज जैसे सुनाई नहीं दे रही थी। उस सिरकटी लाश ने विहान को पूरी तरह जकड़कर अपने वश में कर दिया था। अर्णव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो विहान को इस सिरकटी लाश के चंगुल से कैसे छुड़ाए। धीरे धीरे जैसे ही भूतों का झुंड सामने आ रहा था, वैसे वैसे अर्णव और विहान की मौत और नजदीक आ रही थी। सायरा और बाकी सब लोग गांव की सीमा पे खड़े होकर ये मौत का खौफनाक मंजर अपनी आंखों से अर्णव और विहान के पास आता देख जोरों से चिल्लाते बोल रहे थे, अर्णव, विहान, वहां से जल्दी निकलो, वो तुम दोनों के और पास आते जा रहे हैं। अर्णव विहान को खींचने में सारा दम लगा देता है, पर विहान अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। दरअसल विहान के सामने जब अचानक से वह सिरकटी लाश आई थी, तो विहान की नजर सिरकटी लाश के कटे सिर की आंखों से मिल गई थी। विहान अब उसके वश में था। वह एक हाथ में अपना कटा सिर और एक हाथ में लालटेन लिए अर्णव और विहान के सामने उनकी मौत बनकर खड़ा था। अर्णव भाग सकता था, पर वह अपने दोस्त विहान को मौत के मुंह में अकेला छोड़ कैसे भाग जाता। सायरा अर्णव से आवाज दे कहती है, अर्णव, तुम वहां से अपनी जान बचाकर यहां चले आओ। अर्णव सायरा से कहता है, हम आए साथ थे और जाएंगे भी साथ। मैं विहान को इस भूतिया गांव में मरने नहीं दूंगा। हम सब साथ इस गांव से वापस जाएंगे। हम 8 लोग साथ आए थे और जाएंगे भी साथ। इतना कह अर्णव गुस्से में सिरकटी लाश के सिर को जोर से लात मार उसका सिर उसके हाथ से गिरा देता है और विहान की नजरें अब उस लाश की नजरों से दूर हो जाती हैं। विहान अब होश में आ जाता है और अर्णव उसे खींचने लगता है। विहान, बस थोड़ी दूर और भागना है और हम सब लोग इन भूतों और भूतियां गांव के चंगुल से बाहर निकल जाएंगे। विहान और अर्णव अब जोरों से चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। अपने सारे दोस्तों से कहते हैं, जल्दी उस तालाब के पास से दूर हट जाओ और इस गांव की सीमा से बाहर चले जाओ। सब लोग गांव की सीमा से बाहर हो जाते हैं। अर्णव और विहान के पीछे अब भी भूतों का झुंड लगा हुआ था। अर्णव और विहान गांव की सीमा तक पहुंच ही गए थे कि पीछे से एक भूत ने अर्णव को पकड़ लिया। विहान सीमा रेखा से पार हो गया था, पर अर्णव बस एक कदम पीछे था। विहान अर्णव को अपना हाथ दे खींच रहा था कि और भूत धीरे धीरे सामने आते जा रहे थे। अर्णव, विहान, तुम यहां से भाग जाओ और सब लोगों को यहां से सुरक्षित ले जाओ। विहान, अर्णव, मैं तुम्हें यहां इन भूतों के साथ यहां छोड़कर नहीं जाऊंगा। अर्णव, विहान, तुम पागल मत बनो, यहां से भाग जाओ। विहान, भाग तो तुम भी सकते थे, मुझे उस सिरकटी लाश के सामने छोड़कर, तो तुम क्यों नहीं भागे। सारे भूत सीमा पर आ चुके थे। अर्णव विहान के हाथ पर काट देता है और उसे गांव की सीमा के बाहर धकेल देता है। विहान देखता है कि सारे भूत अर्णव के ऊपर चढ़ने लगते हैं। विहान और उसके सारे दोस्त रोते हुए चिल्लाने लगते हैं, नहीं, उसे मत मारो, हम लोगों ने तुम भूतों का क्या बिगाड़ा है। कि अचानक से सारे भूत गायब हो जाते हैं और अर्णव जमीन पर गिरा पड़ा होता है। अर्णव उन भूतों के चंगुल से कैसे बचा। सुबह के 4 बज गए थे और वह काली अमावस्या की रात कट गई और अर्णव को एक नया जीवन मिला। वो उन भूतों के चंगुल से बच निकल गया। अब सब लोगों की नजर उस भूतिया गांव की तरफ जाती है, तो वहां अब कोई गांव नहीं था और न ही वह तालाब था जो भूतिया गांव की सीमा के पास था। दूर दूर तक अब वहां बंजर जमीन थी, न ही पेड़ थे और न कोई भूतिया गांव। ये सब कैसे मुमकिन था। अब तक तो ये लोग उस भूतिया गांव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और निकल भी गए। अब सब लोग गांव की सीमा के बाहर थे, पर वो भूतिया गांव अचानक कहां गायब हो गया, इस सोच में घिरे थे। प्रशांत अब अर्णव और विहान से कहता है, भाई, अब यहां से हमें जल्दी निकलना होगा। अर्णव सबसे पूछता है, आप सब लोग तो ठीक हो ना, किसी को चोट तो नहीं लगी। हम सब ठीक हैं अर्णव, पर हम सबको यहां से अब निकलना चाहिए। सब लोग अब हाईवे के रास्ते के लिए वहां से चल देते हैं। अर्णव ड्राइवर से कहता है, भाई साहब, अब आप सबको हमने भूतिया गांव से बाहर निकाला है, अब आप हमें हमारे घर तक सही सलामत पहुंचा दीजिएगा। सब हाईवे पर रुकी बस तक पहुंच जाते हैं और एक एक कर बस में बैठ जाते हैं। ड्राइवर बस स्टार्ट करता है, बस को वापस नागपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मोड़ देता है। अब सब लोग चैन की राहत लेते हैं। सायरा कहती है, बाल बाल बचे, वरना उस भूतिया गांव से हम कभी जिंदा वापस नहीं आते।
अर्णव सायरा से कहता है, महाबलेश्वर कैंपिंग तो इस भूतिया गांव के कारण रह गई। तुम्हारे कहे मुताबिक चलो अब गोवा चलते हैं। सायरा अर्णव से कहती है, नहीं बाबा, मुझे अब कहीं नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के हम सब घर पर जाएं। अब बस महाबलेश्वर की जगह वापस नागपुर जा रही थी। सुबह की पहली किरण और पंछियों की चहचहाहट सुन सबका मन आनंदित हो गया था। कुछ दूर तक चलते ही एक होटल आता है। वहां बस रोकते हैं और सब नाश्ता ऑर्डर करते हैं। चाय पानी पी वो उस होटल मैनेजर से बात करते हैं और उनके साथ बीती रात क्या हुआ वह मैनेजर को बताते हैं। मैनेजर उन्हें उस भूतिया गांव की कहानी बताता है। मैनेजर कहता है, ये गांव औरंगाबाद हाईवे की शान था। आते जाते पर्यटक लोग यहां रुक इस गांव को देखने जरूर जाते। कई लोग यहां कुछ दिनों तक रुक कैंपिंग करते। गांव बहुत सुंदर और मनमोहक था। हर जगह हरियाली ही हरियाली थी। वहां के लोग बहुत प्यारे थे। वो वहां शहर से आने वाले हर इंसान को अपना मेहमान समान मान देते। गांव के लोग मिलनसार थे। अर्णव मैनेजर से कहता है, तो ऐसा क्या हुआ जो आज वो गांव भूतिया गांव बन गया है और इंसानों की जान का दुश्मन बन गया है? मैनेजर कहता है, कुछ 5 साल पहले आप जैसे 10 लड़के लोग इस गांव में कैंपिंग करने आए थे। वो गांव की सीमा पास के तालाब के पास अपना टेंट लगाए वहां शराब पी रहे थे। वो सब नशे में थे। वहां गांव की लड़कियां उस तालाब से पानी भरने जाती थीं। वहां उन शराबी लड़कों की नजर गांव की लड़कियों पर बद हो गई। लड़कियां जब तालाब से पानी भर गांव की तरफ जा रही थीं तो उनसे इन शराबी लड़कों ने छेड़छाड़ की। तो गांव की एक लड़की ने उनमें से एक को तमाचा मार दिया। वह उन शराबी लड़कों को सहन नहीं हुआ। करीब रात को 12 बजे वो उस गांव में अपने तमाचे का बदला लेने जाते हैं। वो गांव के मुखिया की लड़की थी जिसने उन्हें तमाचा मारा था। वो देखते हैं गांव में सब सोए हुए हैं। वो शराबी मुखिया के कुटिया पे दस्तक देते हैं। मुखिया और उनकी पत्नी गहरी नींद में थे। मुखिया की लड़की दरवाजे पे आकर कहती है, कौन है? ये लोग कहते हैं, हमारे दोस्त को सांप ने काट लिया है, हमारी मदद करो। वो दरवाजा खोलकर उनकी मदद के लिए गांव के वैद्य की कुटिया की तरफ चल पड़ती है कि अचानक से उसे पीछे से पकड़कर उसका मुंह दबाकर उसे झाड़ियों में ले जाते हैं और उस लड़की के साथ सब एक एक कर दुष्कर्म करते हैं। मुखिया की नींद खुलती है। वो अपनी बच्ची को कुटिया में न देख घबरा जाता है। इतनी रात गए कहां चली गई? वो देखता है कुटिया का दरवाजा भी खुला छोड़ के चली गई है। वो लालटेन ले अपनी बच्ची को देखने निकल जाता है। उसे झाड़ियों में कुछ हलचल दिखाई देती है। वो वहां जाता है और अपनी बच्ची से दुष्कर्म होता देख वो उनके पांव में गिर जाता है। मेरी बच्ची को छोड़ दो, वो छोटी बच्ची है, उसे माफ कर दो। कि उतने में एक शराबी कुटिया के बाहर रखी हुई कुल्हाड़ी लाकर मुखिया का सिर काट देता है। फिर उस लड़की को भी वो मार देते हैं। वो शराब के नशे में इतने धुत थे कि सारे गांव की कुटिया को आग लगाकर वो वहां से भाग जाते हैं। सारा गांव जल रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे। जब तक उन तक कोई मदद पहुंचती सारा गांव जलकर राख हो गया था। बच्चे, बूढ़े, जवान सब जलकर खाक हो गए। तब से लेकर आज तक जो भी लोग अमावस्या की रात को इस रास्ते पे सफर करते उन्हें भूतिया गांव का सामना करना पड़ता। आज तक कोई भी भूतिया गांव से जिंदा वापस नहीं लौटा। ये गांव सिर्फ अमावस्या की काली रात को ही दिखाई देता है, इसलिए अमावस्या की रात इस रास्ते पे जाना मना है। आप सब नसीब वाले हैं जो आप लोग उस भूतिया गांव से सही सलामत वापस आए। अर्णव मैनेजर से कहता है, तो ये थी इस भूतिया गांव की कहानी। और वो सब अब वहां से नागपुर के लिए निकल जाते हैं और अपने अपने घर सुख से पहुंच जाते हैं। आज भी वहां से जो लोग अमावस्या की रात को गुजरते हैं उन्हें वो भूतिया गांव अपनी तरफ बुला लेता है और वो कभी वापस नहीं आते। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन डर कभी खत्म नहीं होता। अब बारी तुम्हारी है। कहां से देख रहे हो ये वीडियो और अभी घड़ी में क्या समय हो रहा है? नीचे कमेंट में लिखना जरूर, क्योंकि जब तुम ये लिखते हो तो मुझे पता चलता है कि अंधेरा किस किस के कमरे तक पहुंच चुका है। याद रखो, डर बांटने से बढ़ता है। तो अगर ये कहानी तुम्हें चुभ गई हो तो इसे शेयर करो ताकि कोई और भी इस डर में शामिल हो। और अगर चाहते हो कि अगली बार कहानी तुम्हारे नाम से शुरू हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डर हमेशा उन्हीं को ढूंढता है जो उसे खोजते हैं।